हेलो प्यारे बच्चों, आज है 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 7th। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है भौतिक नियमों की प्रकृति। तो देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि भौतिक नियम क्या हैं। तो देखें भाई, प्रकृति में बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना और बरसात में इंद्रधनुष का दिखाई देना। बहुत अनगिनत प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो मनुष्य ने जैसे जैसे अन्वेषण किए तो ये देखा कि प्रत्येक प्राकृतिक घटना के पीछे कुछ नियम कार्य कर रहे हैं। यानी जो भी घटना प्रकृति में हो रही है उस घटना के पीछे कोई न कोई प्रकृति का नियम उसमें लागू हो रहा है, किसी नियम के अंतर्गत ही वह घटना हो रही है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस परिघटना, उस प्राकृतिक घटना के पीछे कौन सा नियम कार्य कर रहा है उसका पता करते हैं, उसका पता लगाते हैं और उसको गणितीय स्वरूप प्रदान करते हैं, यानी गणित की भाषा में उसको व्यक्त कर देते हैं। और यही नियम भौतिक नियम कहलाते हैं। यानी भौतिक नियम क्या रहा कि प्रकृति की घटना के पीछे जो नियम कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक जब उनको गणितीय स्वरूप प्रदान कर देता है तब वह क्या कहलाता है, भौतिक नियम कहलाता है। तो आज हम उन भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो भौतिक नियम हैं वो भौतिक राशियों के पदों में दर्शाए जाते हैं। किनके? भौतिक राशियों के। अब आप कहेंगे ये भौतिक राशियां क्या हैं? तो भौतिक राशियां अनगिनत हैं। यानी जो नियम है वो नियम किसके पदों में व्यक्त किया जाएगा? भौतिक राशियों के पदों में। तो जो भौतिक राशियां हैं, जैसे बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे आपने पढ़ी चाल, समय, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, संवेग, बल, बहुत हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। आप लोग जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको भौतिक राशियों का ज्ञान होता चला जाएगा। बहुत सारी भौतिक राशियां आप लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों में से कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ नहीं बदलती हैं। यानी समय के साथ कैसी रहती हैं? अपरिवर्तित। समय के साथ अपरिवर्तित रहती हैं। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? संरक्षी भौतिक राशियां। संरक्षी भौतिक राशियां। इनमें से कुछ राशियां सदिश होंगी, कुछ अदिश भी हो सकती हैं। तो जो राशियां समय के साथ नहीं बदलती वो कैसी कहलाती हैं? संरक्षी भौतिक राशियां कहलाती हैं। और इन संरक्षी भौतिक राशियों पर एक विशेष शर्त के साथ एक नियम बनाया जाता है। एक इनसे रिलेटेड जो नियम होता है वो नियम कहलाते हैं संरक्षण नियम। क्या कहलाएंगे? संरक्षण नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाएंगे, संरक्षण नियम कहलाएंगे। तो देखें, अब तक दोबारा फिर इसकी चर्चा कर देते हैं। यानी भौतिक राशियां अनगिनत हैं। चाल, समय, द्रव्यमान, त्वरण, ऊर्जा, संवेग, बल और विद्युत धारा, वैद्युत आवेश, बहुत हैं। आप पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, बहुत सारी राशियां हैं। तो इन राशियों में से कुछ राशियां कैसी हैं जो समय के साथ नहीं बदलेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, नियत रहेंगी। वही कैसी कहलाएंगी? संरक्षी भौतिक राशियां।
और इन राशियों से रिलेटेड एक विशेष शर्त के साथ जो नियम बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संरक्षण नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब कौन कौन से नियम हैं संरक्षण के, उनकी एक बार चर्चा करते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखें, अब हम लिखते हैं यहाँ पर इन संरक्षण नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की, क्योंकि आप लोग इसको पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है भाई, यानी इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, पहले सभी लॉज लिख लेते हैं जो संरक्षण के हैं। जैसे एक हम इसकी चर्चा करेंगे, दूसरा ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करेंगे। ये तो भाई केवल यांत्रिक ऊर्जा की बात थी, अब ऊर्जा संरक्षण का नियम। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर बात करेंगे द्रव्य ऊर्जा संरक्षण के नियम की। द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। इसके बाद बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की। That is law of conservation, law of conservation of linear momentum। फिर बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। फिर बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम की। आवेश संरक्षण का नियम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश से मतलब है ऑफ इलेक्ट्रिक, भाई सी है ये, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। मैंने सिंपली आवेश लिख दिया, अब लिखा रहने दीजिए। वैद्युत आवेश से ही अर्थ है यहाँ पर।
तो ये कुछ संरक्षण नियम हैं, इनकी एक एक करके चर्चा कर लेंगे। वैसे देखिए भाई, अभी ये ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे क्योंकि इन सभी नियम को आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखें, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये तो आप अब तक पढ़ के आए हैं, 10th क्लास तक, 9th या 10th में पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको अभी पढ़ेंगे ही थोड़ा सा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम आप 11th में ही आगे पढ़ेंगे। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम 11th में ही पढ़ेंगे। आवेश संरक्षण का नियम आप 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ इनकी डिटेल में आगे चर्चा होनी है। तो अभी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा इन पर कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की। तो देखें, यांत्रिक ऊर्जा आप जानते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। अब भाई ये तो ये भी भौतिक राशियां हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का क्या होता है? योग क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर एक साथ सम्मिलित कर लें तो वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो देखें, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात कर रहे हैं, तो किसी संरक्षी बल के अधीन अगर किसी पिंड की गति हो रही है, अब आप लोग कहेंगे ये संरक्षी बल क्या होता है? तो देखें भाई, पहले थोड़ा समझ लें। जैसे बल है, बल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 संरक्षी बल, संरक्षी बल, और दूसरा होता है असंरक्षी बल। अब ये होते क्या हैं थोड़ा सा समझ लें, वैसे आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि जो संरक्षी बल है, संरक्षी बल का अर्थ है कि अगर हम किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य है वो केवल इन स्थितियों पर निर्भर कर रहा है, यानी प्रारंभिक स्थिति और जहाँ तक ले गए अंतिम स्थिति, उन दोनों स्थितियों पर डिपेंड करेगा, न कि ए से बी तक ले जाने के मार्ग पर। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? संरक्षी बल। जैसे चाहे हम ए से बी तक ऐसे ले जाएं किसी पिंड को, या इस रास्ते से ले जाएं, या इस रास्ते से ले जाएं, या इस रास्ते से ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, किसी भी रास्ते से ले जाएं, सब स्थितियों में कार्य समान है। वो इन मार्गों पर निर्भर नहीं कर रहा, केवल किस पर निर्भर कर रहा है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। इस रास्ते से ले गए तब भी वहीं तक ले गए, इस रास्ते से ले गए तब भी वहीं तक ले गए, इस रास्ते से ले गए तब भी वहीं तक ले गए। तो इन स्थितियों पर निर्भर कर रहा है, यानी हर स्थिति में कार्य बराबर है। और अगर तो वो बल कैसा होगा? संरक्षी। और अगर इन मार्ग पर निर्भर करेगा, बिंदुओं पर निर्भर न करके मार्ग पर के अलग अलग मार्ग से ले जाने पर कार्य अलग अलग करना पड़े, तो वो बल कैसा होगा? असंरक्षी बल। जैसे देखें भाई, जो संरक्षी बल होते हैं, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे वैद्युत बल, आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि इनके एग्जाम्पल लिखिए, कोई 2 उदाहरण दीजिए संरक्षी बल के। तो वैद्युत बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, ये किसके उदाहरण हैं? संरक्षी बलों के। चुंबकीय बल, ये हैं संरक्षी बल। ओके। असंरक्षी बल की बात करें, असंरक्षी बल के एग्जाम्पल जैसे श्यान बल, आगे पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये श्यान बल क्या होता है? श्यान बल, घर्षण बल, ये कैसे बल हैं? असंरक्षी बल हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा रहे हैं तो कंडीशन, शर्त क्या है हमारी कि बल कैसा होना चाहिए? संरक्षी। उस स्थिति में ये ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होगा। हमने भी बताया था कि एक विशेष शर्त और जोड़ दी जाती है उसमें, तो वो क्या बन जाता है? उस भौतिक राशि के संरक्षण का नियम। तो पहले बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों किसकी बात चल रही है? यांत्रिक ऊर्जा की।
तो हमने अभी संरक्षी बल बताया आपको। तो संरक्षी बल के अधीन, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बेटा, समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि आज ये चैप्टर यहीं, आज मैंने पिछले लेक्चर में कहा था समाप्त करना है। आप समझते चलें, नोट्स आप किताब से बना लेंगे, लिख लेंगे, बस समझ में आना चाहिए। तो संरक्षी बल के अधीन गति में किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है या नियत रहती है या अपरिवर्तित रहती है, कैसे ही कह लें एक ही बात है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कैसी रहेगी? संरक्षी। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि संरक्षी बल के अधीन गति में किसी पिंड या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है, यानी बदलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें तो अभी मैंने जैसे बताया कि कौन सा बल लेना है? संरक्षी बल। और संरक्षी बल का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था गुरुत्व बल। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हम अगर किसी ऊंचाई से किसी पिंड को छोड़ते हैं, जैसे यहाँ से इस पिंड को हमने पृथ्वी पर छोड़ा, फ्री फॉल, स्वतंत्रता पूर्वक, बात समझ रहे हैं? तो मान लो कितनी ऊंचाई पर था? h ऊंचाई पर। तो यहाँ इस समय इसका वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, लेकिन ऊंचाई h है तो यहाँ इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh हो गई। तो इन दोनों का योग कितना रहा? mgh। यानी ये पिंड जब नीचे आएगा तो हर बिंदु पर ये ऊर्जाएं अलग अलग होंगी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बदलती रहेंगी, लेकिन उन दोनों का योग हमेशा उतना ही रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर ही रहेगा। तो जैसे जैसे ये पिंड नीचे जाता जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ती चली आएगी, स्थितिज ऊर्जा घटती चली आएगी, लेकिन उनका योग कैसा रहेगा? नियत रहेगा। इस बिंदु पर जैसे यहाँ आया, आपने इसको पिछली क्लासेस में सिद्ध भी किया है, ए पॉइंट पर योग निकालेंगे इतना आएगा, इस पॉइंट पर दोनों ऊर्जाएं निकाल के योग निकालेंगे इतना ही आएगा, इस पॉइंट पर निकालेंगे इतना ही आएगा, इस पॉइंट पर भी इतना ही आएगा। यहाँ पर क्या हुआ? स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई और यहाँ की जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ गतिज ऊर्जा mgh है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा mgh है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य है, यहाँ गतिज ऊर्जा शून्य है, लेकिन दोनों का योग कितना है? mgh ही है, वो उतना ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो योग कैसा रहेगा? नियत रहेगा। जैसे अब मैं डिजिट से समझाता हूँ। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 100 जूल है इस समय यहाँ, और गतिज ऊर्जा है शून्य, पिंड नीचे और गिरा, तो अब गतिज ऊर्जा, यानी इसको मैं k से लिख देता हूँ, इसको u से लिख देता हूँ। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी। तो मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा 80 हो गई यहाँ पर, तो गति यानी u हो गया अब 80, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 20, जिससे यहाँ पर भी योग 100 रहा और यहाँ पर भी योग 100 रहा। और नीचे गए स्थितिज ऊर्जा और घट गई, मान लो ये 60 हो गई, तो गतिज ऊर्जा वहाँ पर कितनी होगी? 40, ये u और ये k। अब भी दोनों का योग कितना रहा? 100 ही रहा, यानी 100 जूल ही रहना है। तो जैसे जैसे अब मान लो पृथ्वी तल पर आते ही ये 100 जूल जो ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा हो गई और स्थितिज ऊर्जा हमारी शून्य हो गई। योग अब भी कितना ही रहा? 100 ही रहा। तो इस तरीके से गुरुत्व के अधीन जब कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हमने यहाँ देखी कैसी रहती है? नियत रहती है। इसी को क्या कह देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिख तो लेंगे ही, लिखने में तो बुक्स में नियम लिखे ही होते हैं। एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि संरक्षी बल के अधीन गति में किसी भी पिंड या किसी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ओके, बात समझ में आ गई। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि सर आप शर्त लगा रहे हैं संरक्षी बल की, असंरक्षी बल होता तो? बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे घर्षण बल लग रहा होता तब क्या होता? तो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा उस घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर वायु भी घर्षण बल लगा रही थी लेकिन उसका प्रभाव बहुत नगण्य था, इसलिए ये नियम यहाँ पर लग गया। अब मान लीजिए वायु बहुत सघन होती और बहुत ज़्यादा घर्षण बल लगा रही होती तो बहुत सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा में खर्च होता, पिंड गर्म पड़ता और उस घर्षण बल के विरुद्ध, जो वायु घर्षण बल लगा रही है उसके विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाता। तो अगर उनको भी अगर एक साथ ले लेते तब टोटल ऊर्जा शून्य रहती, तो उसे कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा में कितनी बदल गई उसको भी लेंगे,
कार्य कितना करना पड़ा उसको भी जोड़ेंगे, अब गतिज ऊर्जा कितनी है उसको भी जोड़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसको भी जोड़ेंगे, तब कुल ऊर्जा भी नियत रहेगी। तो यहाँ केवल यांत्रिक ऊर्जा की बात हो रही थी, इसलिए संरक्षी बल के अधीन कहेंगे। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब दूसरे नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के। अभी तो हमने केवल यांत्रिक ऊर्जा की बात की। ऊर्जा अभी मैंने बताया कि बहुत सारी ऊर्जा हैं भाई, देखें सुन लें, मैं लिख नहीं रहा हूँ। वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब यांत्रिक ऊर्जा तो ऊर्जा का एक हिस्सा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा का एक पार्ट है। अब हम सभी प्रकार की ऊर्जाओं की बात करें तो पूरे बिलगित निकाय की जो टोटल ऊर्जा है उसमें सभी ऊर्जाएं, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा हो, वैद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, रासायनिक ऊर्जा हो, उन सब का योग सदैव कैसा रहता है, नियत रहता है, वो अपरिवर्तित रहती है। ये ऊर्जा का व्यापक रूप हो गया। ऊर्जा संरक्षण के दूसरे नियम की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें सभी प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे। बात समझ रहे हैं। तो पूरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो नियत रहेगी। जैसे देखिए घर में विद्युत धारा आ रही है, आप फैन चला रहे हैं, तो आप कहेंगे विद्युत धारा का तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं उसको, और उसका बिल भी देते हैं। तो देखिए वो एक अलग फैक्टर है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसको भी हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। या ये कह लें कि उस निकाय की जो टोटल एनर्जी है वो नियत रहती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन उन सभी रूपों का योग करेंगे तब भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, बदलने से पहले। जैसे विद्युत धारा आ रही है, मान लीजिए आप 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी विद्युत ऊर्जा ले रहे हैं, यानी 100 वाट है। जैसे 100 वाट का मतलब जैसे 100 वाट का कोई उपकरण है, आप उसको चला रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप 1 सेकंड में 100 जूल पर सेकंड हो गया, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। पंखा चला तो पंखा चलने से क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बनी। वो विद्युत ऊर्जा किस में बदली, गतिज ऊर्जा में। पंखा गति करने लगा, घूमने लगा, गतिज ऊर्जा। अब वो भी घूर्णन गतिज ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा के भी और प्रकार देखेंगे तो गतिज ऊर्जा में बदल गई, और पंखा गर्म भी पड़ेगा, उसकी कोयल गर्म भी होंगी। ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदलेगी, कुछ साउंड भी होगी, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, और गतिज ऊर्जा में कन्वर्जन हुआ, कुछ साउंड भी हो रही है, ध्वनि ऊर्जा। पंखा चलेगा आवाज़ करेगा भाई, ध्वनि ऊर्जा। तो इस तरीके से जैसे बहुत सारी ऊर्जाओं में ये क्या थी, विद्युत ऊर्जा। इतनी विद्युत ऊर्जा 1 सेकंड में हमने ली थी, विद्युत ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जितनी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उन सब को जोड़ेंगे तब वो भी इतना ही बैठेगा, एक रूप से दूसरे रूप में वो बदल रही है। तो बात समझ रहे होंगे, यानी टोटल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व। ये ऊर्जा का एक व्यापक रूप हो गया। अब आगे चलते हैं भाई तीसरे नियम पर, द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखें आइंस्टीन ने, पहले ये माना जाता था कि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं, और वो कंजर्व रहता है। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपनी मास एनर्जी रिलेशन दिया, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, E = Δm/c², इस इक्वेशन से ये पता लगता है कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब ये हम कह सकते हैं और विस्तृत रूप में चले गए। पहले यांत्रिक ऊर्जा की बात की, फिर ऊर्जा की बात की, अब द्रव्य ऊर्जा की बात पर आ गए। तो अगर Δm यानी द्रव्य अगर ऊर्जा में बदल रहा है तो आप कहेंगे कि द्रव्य तो कम होने लगा और ऊर्जा बढ़ने लगी, क्योंकि जो द्रव्य है वो ऊर्जा में बदल रहा है तो ऊर्जा बढ़ेगी निकाय की। लेकिन अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से देखें, द्रव्य और ऊर्जा को एक ही मात्रक में नापें, जिस मात्रक में द्रव्य नाप रहे हैं उसी मात्रक में ऊर्जा नापें, तो इन दोनों का योग सदैव कैसा रहेगा, नियत। द्रव्य और ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। द्रव्य ऊर्जा में बदल जाएगा, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी, या ऊर्जा द्रव्य में बदलेगी तो इसमें कमी, इसमें वृद्धि होगी, लेकिन योग कैसा रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये और व्यापक रूप हुआ कि
निकाय का जो द्रव्य और ऊर्जा है उसका योग सदैव नियत रहता है। इसे द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। देखें भाई, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग केवल नियम लिख लेना इनको। आपकी बुक में पूरी परिभाषाएं लिखी होंगी, मैं बोल तो रहा ही हूँ, लिखने में वीडियो बहुत लेंदी होगा। इसके बाद बात करें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि अभी इनको इतना डिटेल में समझा भी नहीं सकते, क्योंकि अभी आपने रेखीय संवेग ही नहीं पढ़ा। 11th में ही आप आगे पढ़ेंगे गति वाले चैप्टर में कि रेखीय संवेग क्या होता है, तब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। कि अगर किसकी बात कर रहे हैं अब, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य वैद्युत बल कार्य न कर रहा हो, ये शर्त हो गई कि जो बाह्य बल है, इसे हटा दूं भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसकी चर्चा हो गई, इसकी भी चर्चा हो गई। अब चर्चा किसकी हो रही है, रेखीय संवेग के संरक्षण की। देखो, आपने संवेग पढ़ा होगा अब तक की पिछली कक्षाओं में, वही रेखीय संवेग है। रेखीय संवेग को सिंपली संवेग भी कहते हैं। आपने इतना तो पढ़ा होगा भाई कि संवेग को P से लिखते हैं और P बराबर क्या होता है, mv, ये संवेग होता है, यही रेखीय संवेग है। तो अगर बाह्य बल शून्य है, यानी एक्सटर्नल फोर्स, या ऐसे लिख दूं मैं, सॉरी, बाह्य बल कितना होना चाहिए, F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का संकेत है ये, एक्सटर्नल यानी बाह्य बल, ये शून्य हो तो P कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डिटेल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी। यानी यदि किसी निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का रेखीय संवेग सदैव नियत रहता है। यानी mb कैसा रहेगा, नियत, यानी कांस्टेंट लिख दें या नियत लिख दें। यानी पहले जितना था किसी घटना से m1v1 घटना के बाद भी दोनों का गुणनफल उतना ही रहेगा, यानी संवेग उतना ही रहेगा। वेग कम हो गया, वेग कम है, द्रव्यमान ज़्यादा है, ये बदल सकते हैं आपस में, लेकिन दोनों का गुणनफल कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा रेखीय संवेग के संरक्षण का, कि जब हम रिवॉल्वर या कोई भी गन चलाते हैं तो जब उससे गोली निकलती है तो उतना ही संवेग उस गन को भी मिलता है और वो पीछे की ओर दौड़ती है, ठीक है ना। तो ये आप 11th में पढ़ के आए होंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम समझ में आ गया। ये क्या था, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, एग्जाम्पल हमने दे ही दिया, बंदूक से गोली चलती है। अब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की बात करें तो जैसे रेखीय संवेग होता है वैसे ही कोणीय संवेग होता है। कोणीय संवेग J बराबर होता है, आप आगे पढ़ेंगे इसको भी 11th में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे बस। तो इसमें क्या है कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो, बल आघूर्ण को लिखते हैं टाव से, यानी टाव एक्सटर्नल, टाव ऐसे बनता है भाई, जे का उल्टा कर दीजिए, टाव एक्सटर्नल कितना हो, शून्य, यानी बाह्य बल शून्य हो, तो कोणीय संवेग को जे से लिखते हैं। जे कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जे बराबर कांस्टेंट रहेगा। जे, और इसको एल भी लिख सकते हैं, जे लिख लें या एल से भी लिखते हैं कुछ बुक में, और कुछ बुक में जे से भी लिख देते हैं। कोणीय संवेग के जो संकेत हैं या तो एल लिख दें या जे से लिख दें, वो कोणीय संवेग ही है। तो इस कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है आई ओमेगा होता है। आई जड़त्व आघूर्ण है, इसको आगे पढ़ेंगे। ओमेगा कोणीय वेग है, इसको भी 11th में ही पढ़ेंगे, वहाँ समझ में आ जाएगी बात। यानी I1, यानी जे कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है, यानी नियत है, किस शर्त के अंतर्गत, कि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 हो गया, ठीक है भाई। तो और मतलब जो कोणीय संवेग डिटेल में आगे पढ़ेंगे भाई। कोणीय संवेग J बराबर MBR भी होता है, MBR लिख दें या ऐसे लिख दें, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे सदिश रूप में। तो बहुत सारी चर्चा करनी है इस पर, अभी केवल आप नियम याद रखें कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो या बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे क्या कहेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम की। देखें भाई, वैद्युत आवेश,
वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम को ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। इस नियम की डिटेल चर्चा 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, तो वहाँ समझ में आ जाएगा, नियम आपकी समझ में आ ही गया कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं, एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ट्रांसफ़र हो गया आवेश, लेकिन टोटल चार्ज नियत ही रहा। तो डिटेल चर्चा अगर आप इसकी समझना चाहें तो मेरे इस चैनल पर 12th क्लास के वीडियोस पड़े हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के उसमें है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उस लेक्चर को आप देखेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अभी केवल इसका हमें एक परिचय देना था कि अब इन नियमों को अगर एक एक करके लें तो एक लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ाएं, एक लेक्चर में इसकी, एक लेक्चर में इसकी, एक लेक्चर में इसकी, एक लेक्चर में इसकी, तो बहुत लेक्चर हो जाएंगे भाई। और आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सेकंड चैप्टर कब स्टार्ट होगा, तो भाई आप लोग ये लिख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम इनको आगे पढ़ेंगे तो अभी क्यों पढ़े, अभी क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि पूरे भी पढ़े नहीं, केवल परिचय करा दिया। तो इसके पीछे भी भाई एक कारण है, यहाँ पर केवल इनके नियमों की हेडिंग डाली है मैंने, प्रकृति समझनी है। तो देखें जो नेचर है, तो बच्चों जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो सममितियों से बनी हुई है। सममिति शब्द आप समझते हैं, प्रकृति में बहुत सारी सममितियां हैं। प्रकृति सममिति को पसंद करती है। सममिति यानी सिमेट्री जिसको कहते हैं, यानी प्रकृति बहुत सारी सममितियों से मिलकर बनी हुई है। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि नेचर इज मेड ऑफ सिमेट्रीज। ओके, नेचर सममितियों से बनी हुई है और प्रत्येक यानी जो सममिति हैं उन सममितियों का इन संरक्षण नियमों से एक बहुत अटूट रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है। इसलिए ये नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो नियम है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये जो संरक्षण नियम है ये ऐसे नियम हैं कि इन नियमों को किसी अन्य सिद्धांत से हम व्युत्पन्न नहीं कर सकते, यानी इनकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती, बल्कि ये संरक्षण नियम ही अन्य सिद्धांतों को जन्म देते हैं। यानी ये प्रकृति के कैसे नियम हो गए, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर हो गए, मौलिक नियम है, मूल नियम है। ओके, फंडामेंटल लॉज। फंडामेंटल लॉज हैं, मौलिक नियम हैं। ये क्या हैं, मौलिक नियम कह सकते हैं। तो यानी प्रकृति सममितियों से मिलकर बनी है और प्रकृति को हमें अभिव्यक्त करना हो, प्रकृति की अभिव्यक्ति किससे होती है, इन संरक्षण नियमों से ही होती है। और इन्हीं संरक्षण नियमों से नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी था और नेचर सिमेट्री पसंद करती ही है। तो हम एक कोटेशन और लिखना चाहेंगे भाई, एक बात प्रकृति के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्री is the first love of nature। यानी सममिति प्रकृति का पहला प्रेम है। यानी सिमेट्री को बहुत पसंद करती है नेचर में एक बहुत सिमेट्री है। तो अब आप कहेंगे सर फिजिक्स में भी लव की बात करने लगे, फर्स्ट लव, प्रेम की बात करने लगे। देखिए प्रेम क्या है, जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं, हम ये किसी की भलाई या
किसी की भलाई करें और हम इस उम्मीद के साथ कि हमें वापस कुछ मिले या न मिले, तो वो है निस्वार्थ भावना, यानी निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कार्य प्रेम होता है। तो देखिए प्रकृति में कितना प्रेम है हमारे प्रति, जीव जंतुओं के प्रति। देखिए प्रकृति, अब धरती है, धरती ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है, अपना सीना चीर करके हमारे खाने के लिए अन्न पैदा करती है, वो पृथ्वी है। भाई जल हमसे कभी टैक्स नहीं लेता पीने के लिए, हम अपनी प्यास बुझाते हैं। वायु हमसे कोई किराया नहीं लेती, अगर वायु नष्ट हो जाए तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे। बात समझ रहे हैं? सूर्य एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है जिससे अपार ऊर्जा दिन रात मिल रही है, लगातार हमें ऊर्जा मिल रही है, लेकिन हमसे कोई भी किराया नहीं ले रहा, वो निस्वार्थ भावना से हमें ऊर्जा लगातार दे रहा है। आप घर में एक बल्ब भी जलाएंगे तो उसका पेमेंट करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे एक बल्ब जलाने के लिए भी, लेकिन प्रकृति हमसे कुछ नहीं लेती, निस्वार्थ भाव से हमें दिए जा रही है। तो ये बात यहाँ आ गई थी इसलिए मैंने बताई है। तो सिमेट्री इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। तो इस बात को हम फिर कहेंगे कि हमने इन लॉज को क्यों पढ़ा, क्योंकि ये मौलिक नियम है, इन्हीं नियमों से नए नए सिद्धांत बनेंगे और प्रकृति की सममिति का संबंध सीधे सीधे इन संरक्षण नियमों से ही है। प्रकृति की व्याख्या इन संरक्षण नियमों से ही की जा सकती है। तो बच्चों आपने देखा कि ये नियम कितने महत्वपूर्ण हैं, जिनकी डिटेल चर्चा आप आगे पढ़ते चलेंगे। देखिए इसी क्रम में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सन 1931 में इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितने महत्वपूर्ण हैं। सन 1931 में पाउली ने, वैज्ञानिक का नाम है भाई पाउली ने ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम लगा करके एक रेडियो एक्टिव क्षय होता है जिसे बीटा क्षय बोलते हैं। जब आप रेडियो एक्टिवता वाला पाठ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बीटा क्षय। तो बीटा क्षय में एक एंटी न्यूट्रिनो कण निकलता है बीटा क्षय में। ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। बात समझ रहे हैं? तो इस कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी पाउली ने इन नियमों को लगा करके पहले से ही कर दी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन नियमों से नई नई थ्योरीज को जन्म मिलेगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आपने इसको बड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ा, क्योंकि भाई आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से ये चैप्टर समाप्त हो। तो बच्चों ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में एक प्रस्तावना थी, हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए थी। अब सेकंड चैप्टर से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक सब समझ में आएगा और आप फिजिक्स से बिल्कुल डरेंगे नहीं और बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो एक एक लेक्चर क्रम से आप देखते चले जाएंगे तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। खेल कूद करते हुए सीख जाएंगे कि फिजिक्स क्या है। तो अगला चैप्टर है मापन, मेजरमेंट, तो उसकी चर्चा अगले लेक्चर से करते हैं। तो इस चैनल पर बने रहिए और कल से मन लगाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय।